Sorry, Sharky. I am really sorry. What sorry? यार तुम लोग इतने irresponsible हो कि बस। Irresponsible होने की बात नहीं है। तो फिर और क्या बात है? आने से पहले चेक तो कर लिया होता। चेक तो कर लिया था। चेक कर लिया था तो ये कैसे हो गया? मुझे मालूम नहीं था कि इतनी देर लगेगी। हद करते हो। इतने दिनों से कैमरा खो रहे हो और ये भी नहीं मालूम कि बैटरी चार्ज है या नहीं। आओ देखो कहीं कोई स्टूडियो में जाए तो। इतनी देर में चार्ज हो जाएगी। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना। चार्ज तो लेना ही पड़ेगा। जाओ। ओके। Five W's, huh? Yeah, 5W. Where is Seeker? I suppose it is Herbie. She's on leave. Out of town. Yeah, she's on her honeymoon. At last she married that theatre director. No, she married a physiotherapist. Physiotherapist. By the way, I'm KK. From CN. And I don't write double K, it's K-E-K. I'm Sharky from 5W. Why don't they name it 3W? That would be more interactive with the viewers. Wine, women, and wealth. कुछ हुआ? स्विच बोर्ड तो मिल गया मगर काम नहीं कर रहा। Shit. Any problem? Battery got discharged. Oh man. We have to do something before they come. कुछ करो. Is it your first assignment? No, this is my first political assignment. I see. Excuse me. पार्लियामेंट में क्या No comments. No comments. जनाब आजकल ये चल रहा है नो कमेंट्स बस मन की बात बोलते हैं बैटरी फॉर द डे मैम a gift on your first political assignment. अब क्या फायदा? Excuse me, sir. Sir, we are from 5W. We need your bike, sir. Bite? What bite? I have nothing to do with what happened in the parliament today. यही बोल दीजिए, sir. बोल तो रहा हूँ. कैमरे में प्लीज. All right. तो आज अंदर क्या क्या हुआ? Allegations in parliamentary language and counter allegations in unparliamentary language. So, it was a stormy session. Indeed it was. But the storm did not come from the shores of opposition. It came from the banks of our own allies. They are in the government, but they are not with the government. This is the biggest irony of coalition government at the center. Thank you, sir. Thank you very much. Excuse me, sir. Your name, please. What? Quick spelling. I am Sudha Swagale, the Home Minister of your country. Home Minister. It was really embarrassing. क्या यही कि जिस शख्स से मैं बात कर रही थी, वो हमारा होम मिनिस्टर था। काश तुम उसकी आंखों में उभरे गुस्से को देख पाते जब मैंने उसका नाम पूछा था। With spelling. मेरा मजाक नहीं उड़ा वो कोई। तो और क्या करूं? तुम्हारा चैनल 24 घंटे में 240 बार बताता है। बड़ा ही तेज चैनल है वो। और उसकी रिपोर्टर का हाल ये है कि देश के होम मिनिस्टर को नहीं पहचानती। कैसे पहचानूंगी? हर दूसरे महीने तो मिनिस्टर बदलते हैं। जब तक एक को पहचानो, तब तक दूसरा आ जाता है कुर्सी पर। 5 पार्टियों की कोलिशन है। 5 8 हाँ वही 8 सालों में इतने लोगों को अकोमोडेट करना है, इसलिए कैबिनेट रिशफल ऐसी होती है जैसे प्रिडिक्टिंग अ
cabinet reshuffle is like predicting a child's bottom. वैसे भी I am not a political. I am on culture. It doesn't matter. It matters. It matters because culture का मतलब है culture और सिर्फ culture. वो culture नहीं जो टीवी के बाहर घरों में या सड़कों पर दिखाई दे, बल्कि वो culture जो हर घंटे 20 मिनट की बुलेटिन में टॉप स्टोरीज के साथ डाला जा सके, जैसे दाल में तड़का. अब हर डेस्क का एक स्पेशलाइजेशन तो होगा ही. Specialization doesn't mean alienation. ये तुम ही कहा करते थे ना. और यहाँ तो एलिनेशन का ये हाल है कि डांस, ड्रामा, पेंटिंग वगैरह के आइटम्स कंपाइल करते हुए ये याद ही नहीं रहता कि इसी देश में दंगे भी होते हैं और दलित औरतों को नंगा करके परेड भी करवाया जाता है. तुम्हें चार्ली चैपलिन की मॉडर्न टाइम्स याद है जिसमें एक सीन था फैक्ट्री में काम करने वाला एक मैकेनिक नट बोल्ट टाइट करने का इस हद तक एडिक्ट हो जाता है कि हर गोल और पेचदार चीज उसे नट बोल्ट ही दिखाई देने लगती है, जिस पर नजर पड़ते ही अपना स्क्रू ड्राइवर लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है. तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो. मुकुल, कभी कभी मुझे तुम पर शक होता है. शक? कैसा शक? तुम अंदर अंदर बदलते जा रहे हो. तुम फिर से ओवर रिएक्ट कर रही हो. आज के मामले में मैं ओवर रिएक्ट हो गया. कुछ भी कर सकती हूँ. मतलब? अगर तुम बदल गए ना तो समझो खल्लास. ये लो. क्या है? एकेडमी ऑफ लेटर्स के चेयरमैन का बायोडाटा है, तुम्हारे काम आएगा. इसने 13 किताबें लिखी और सभी की सभी अंग्रेजी में. यार ये तो पंजाबी का लेखक है ना? है तो पंजाबी के लेखक, लेकिन अभी तक इनकी पंजाबी में कोई किताब नहीं आई. अंग्रेजी में भी जो किताबें हैं उनके नाम सुनो. To be or not to be. The metaphorical treatment of metallurgy in metaphysics. Lateral leadership in the land of In the land of HOUNMS. Veninims. Lateral leadership in the land of Veninims. ओह गोले मत डालो. आगे सुनो. यार इतना ही काफी है ये बताने को कि भाई साहब किसी भारतीय भाषा के लेखक. 13 किताबों के साथ इनके 3 बच्चों के बारे में भी लिखा है. सब कुछ लिखा होगा, एक बात नहीं लिखी होगी. क्या? He is a great womanizer. ये 5 साल का आदमी वुमनाइजर क्या होगा? वायग्रा ऐसे ही लोगों के लिए बनाई गई है. आगे तुम्हें ये सब बताता कौन है? अपना तो एक ही सोर्स है, विश्वसनीय सोर्स. घावरी. हाँ घावरी. घावरी के घर गए हुए भी कितने दिन हो गए. अम्मा भी क्या सोचती होगी? घावरी उसे कुछ सोचने देता होगा तब ना. फिर भी हमें जाना तो चाहिए ना. एक ही शहर में रहते हुए इतने दिन हो जाते हैं, एक दूसरे की शक्लें देख लो. किसी को क्या जवाब? कोई जवाब मांगे तब ना. घावरी इस तरह के हिसाब किताब नहीं रखता कि कौन उसके घर कितनी बार आया और उसे किसके घर कितनी बार जाना चाहिए. वो कहता है रिश्तों का पासबुक नहीं खोलना चाहिए कि हर महीने डेबिट क्रेडिट ही देखते रहे. वैसे भी हम जब भी उनके यहाँ जाने की सोचते हैं वे खुद ही आ जाते हैं हमसे मिलने. कौन है शालकी? अरे घावरी एंड फैमिली. अभी शालकी कह रही थी कि तुम जब भी हमारे घर जाने की सोचते हो हम खुद चले आते हैं. एग्जैक्टली. तुम इसे कॉम्प्लीमेंट समझ रही हो. दरअसल ये शिकायत है कि साले जब देखो इधर ही चले आते हैं. नहीं देते. अरे आज इनका ऑफ था तो मुझसे कहने लगे शालकी की डे शिफ्ट चल रही है, दोनों घर पर होंगे, चलो मिलाते हैं. हाँ भैया, एक छत के नीचे तुम दोनों एक साथ. ये नजारा तो रेयर ही, इसलिए सोचा अम्मा की साइड सीइंग भी हो जाएगी. अब आ गए हो तो पर बैठ जाएंगे. बैठो यार अम्मा, तुम भी बैठो. इससे पहले कि तुम्हारी नॉन स्टॉप बकवास शुरू हो, ये बता दो कि डिनर यहीं ठूसोगे. ऑफ कोर्स, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के कल्चरल एक्सचेंज की तरह. मतलब तुम ही समझाओ. अरे मतलब कुछ नहीं. आज मुझ पर बहुत प्यार आया तो सीधा किचन में घुस गए और फ्रिज में जितनी सब्जियां पड़ी थी
सबके साथ कुछ ना कुछ कर डाला। कुछ ना कुछ कर डाला? ये क्या मतलब? यार, this is not the proper way to appreciate the art of your husband. An experiment with truth. समझ गई। एक्सपेरिमेंट के बाद भाभी को लगा होगा कि इन्होंने जो माल तैयार किया है वो खाएगा कौन? अंकल एंड फैमिली के सिवा। सो चल पड़े इधर। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम तो बस पिक हो, अब पिक इन अ रॉन्ग मार्केट। नहीं, ये लंच बॉक्स हॉट केस में रख दिया। स्विच ऑन कर ले। ओके। रुको, तुमसे नहीं होगा। क्या हुआ? स्विच लूज है। माचिस की तीली लगानी पड़ती है। चलो भैया, खाने का इंतजाम तो हो गया, अब रहा पीने का इंतजाम। रम पड़ी है, मंगा लो। अबे इस मौसम में रम कौन पिएगा? हम तो ये रसद भी घर से ही लाए हैं। हाँ, ये रही अपनी बैक पाइपर। आज दयाल से बात हुई। क्या कहता है? कह रहा था तुम्हारी फाइल विजिलेंस को भेजी गई। मेरे देश में विजिलेंस का क्या? तुम्हारी फाइल अब वहां जाएगी जहां इसे नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूं, पता नहीं समझते हो कि नहीं। तुम तो अब तक यही समझ रहे थे कि मामला सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और लात फीताशाही का, जबकि हकीकत यह है कि इस बार उनकी दिलचस्पी फाइल में नहीं, आदमी में। कुछ अकलमंदी की बातें कर रहे थे क्या? अकलमंदी की बातें और इनसे is mature in dullness. Genuine night admits no ray. ये ड्राइडन ने शेडवेल के लिए कहा था बैक फ्लेगनो, और अब मैं कह रहा हूँ इनके लिए इनके घर में। क्या हो गया इनके घर में? हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे इनके लिए इनके घर के बारे में? तुम ही बताओ यार, मैं क्या कह रहा था। हावरी आज दयाल से मिला। तो दयाल कहता है कि मेरी फाइल विजिलेंस में भेजी गई। विजिलेंस में क्यों? अबे यार, तुम दोनों मियाँ बीवी एक ही मिट्टी के बने। जो सवाल मियाँ पूछता है, ठीक वही सवाल बीवी 10 मिनट के बाद पूछती है। ये हजरत पिछले 3 साल से सस्पेंड पड़े हैं, खुद तो झेल ही रहे हैं, तुम भी झेल रही हो इनके साथ 3 साल से। इनकी फाइल कभी स्टाफ कमेटी के पास होती है तो कभी इंक्वायरी कमेटी के पास, कभी मिनिस्ट्री में तो कभी विजिलेंस सेक्शन में। री इंस्टेटमेंट की बात तो दूर, अभी तक चार्जशीट भी नहीं तैयार की गई और इनको इनमें कोई मेथड, कोई डिजाइन दिखाई नहीं देता। That's all madness and no method. यही भूल कर रहे हैं आप मिस्टर मुकुचड़वाल। मामला सिर्फ फाइल के मूवमेंट का नहीं, और ना ही मामला आपके इनसबऑर्डिनेशन और इनडिसिप्लिन का। असली प्रॉब्लम कुछ और है। क्या है असली प्रॉब्लम? असली प्रॉब्लम ये है कि ये उनकी तरह क्यों नहीं है। मैंने उसी वक्त कहा था कि भाई, सैटेलाइट चैनल की बूम आई हुई है, रोज नए नए चैनल खुल रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ बहती गंगा में हाथ धोने, तू भी साथ चल। मगर बिरादर कहने लगे, और इंडिया रेडियो एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, ये एक सोशली रिस्पॉन्सिबल मीडियम है। प्राइवेट चैनल तो बस अंडरवियर और बनियान बेचने के लिए खुल रहे हैं, तो वहां मेरा क्या काम? देख लीजिए, आपके उसी सोशली रिस्पॉन्सिबल मीडियम ने क्या हश्र कर दिया है। अब अगर बीवी कमा नहीं रही होती तो खुद अभी तक अंडरवियर बनियान बेचने लगते। अंडरवियर बनियान बेचता तो ठीक तेरे घर के सामने बेचता। क्यों? मेरे घर के सामने? ताकि ग्लोबलाइजेशन के जमाने में सोशल कमिटमेंट रखने वालों को कोसने के लिए तुझे इधर उधर न जाना पड़े। वो तो अभी भी नहीं जाना पड़ता है। मजाक छोड़ो, जाकर दयाल से मिलो। उससे नहीं मिलूंगा। क्यों? दलाल है साला। दलाल है इसीलिए तो काम का है। और वैसे भी
सोवियत कोलैप्स के बाद तीसरी दुनिया का समाज सपने देखने वालों का नहीं बल्कि दलालों और शेयर होल्डरों का समाज होकर रह गया है। विरोध की परंपरा भी तीसरी दुनिया के समाज की ही देन है। जिस विरोध की परंपरा की आप बात कर रहे हैं वो तो खुद इतनी भुरभुरी निकली, उधर लेनिन का स्टैचू गिरा और आपके होल टाइमर्स मैकडोनाल्ड में जा बैठे क्राइसिस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड पर विचार करने को। देखो, तो पॉलिटिक्स प्लीज। अरे कैसे नहीं आएगी पॉलिटिक्स? इनसे इनकी बात करो और पॉलिटिक्स ना, ये कैसे हो सकता है? आखिर किसने कहा था इनको एक सड़ियल सा स्टूडियो में बैठकर आकाशवाणी के माइक के सामने प्राइम टाइम में न्यूज पढ़ने के बजाय अपनी काबिलियत बधाई? मुकुल, मैं ये वाकया ना जाने कितनी बार सुन चुकी हूँ, मगर मुझे आज तक ये नहीं मालूम तुमने उस दिन उस न्यूज़ बुलेटिन में ऐसा क्या पढ़ दिया था कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया? जाने दो, पुरानी बात हो गई। बात पुरानी जरूर हो गई है, लेकिन मुकुल को पूरा टेक्स्ट आज भी याद है। मुकुल, सुनाओ ना, आखिर तुमने उस दिन ऐसा क्या पढ़ दिया था? अब सुना भी दो ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुनाई। लेजेंड्स ऐसे ही बनते हैं। ये आकाशवाणी। अब आप मुकुल चटवाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज का मुख्य समाचार ये है कि आकाशवाणी के रांची केंद्र में पिछले 1 साल से न तो कोई समाचार संपादक है और न ही संवाददाता, यहाँ तक कि एक चपरासी भी नहीं। इस बारे में कई बार केंद्रीय मंत्रालय को लिखा भी गया, लेकिन वहाँ किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बड़े दुख के साथ हम अपने श्रोताओं को ये सूचित करते हैं कि आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब कोई समाचार नहीं होगा। सुबह 7 बजे न शाम 9 बजे समाचार समाप्त। हो जाते, टर्मिनेट भी हो जाते। अगर उस वक्त कोई ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव अपने लॉग बुक के साथ वहां होता। हद कर दी तुमने मुकुल। हद तो आगे की नो। उस बुलेटिन को पढ़ने के बाद जो वक्त बचा उसमें सुनने वालों को पाठ की कविताएं सुनाने लगे और इसी को ये रिवोल्यूशन कहते हैं। रिवोल्यूशन बाय पब्लिक। नो 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 नो, रिवोल्यूशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट। लाओ अपना गिलास लाओ। बावरी की बातों में आ गई। 100 करोड़ की आबादी वाले देश के सरकारी दफ्तरों में हर आदमी सिर्फ एक फाइल, और हर फाइल की मूवमेंट के पीछे एक ही नियम काम करता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी कि फाइल तब तक इनर्शिया में पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है रिश्वत या पैरवी। मैं इस गंदगी में नहीं पड़ सकता। घावरी भी तुम्हारी इसी प्यूरिटनिज्म की बात कर रहा था। नहीं, वो मुझे आदर्शवादी समझता, एक स्टूपिड आइडियलिस्ट। इसलिए टूटते फूटते आइडियलिज्म के जितने बुरे उदाहरण वो मेरे सामने ताश की गड्डी की तरह फेंकता रहता है। ये जाने बगैर कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, आइडियलिज्म इज नॉट ओनली गैजेट, दिस आल्सो इंक्लूड्स फेथ एंड ड्रीम, फेथ इन ह्यूमन बीइंग्स एंड ड्रीम फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तुम्हें इस लिस्ट का पता है, इसलिए तो घावरी की बातें और भी सच्ची मालूम है। मतलब ये कि उनकी असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारा मामला इनसबऑर्डिनेशन या इनडिसिप्लिन का। उनकी असली प्रॉब्लम ये है कि तुम उनके जैसे नहीं। और सच पूछो तो मेरी भी यही प्रॉब्लम है। अगर तुम भी उनके जैसे होते ना तो मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करती। याद है शादी की बात करें जब तुम पापा से मिलने आए थे और पापा ने तुमसे पूछा था कि तुम्हारा पे स्केल क्या है, तब तुम इधर उधर बगले झाँकने लगे थे। थोड़ी देर चुप रहे, उसके बाद कहा याद नहीं। पापा की समझ में नहीं आया कि ऐसे आदमी को क्या कहे जिसे अपना पे स्केल तक याद। फिर उन्होंने पूछा बेसिक पे कितना है, ये तो याद होगा।
8,000, शायद 8,300। या तो 8,000 होगा या 8,300। इंक्रीमेंट कितना है? इंक्रीमेंट 500 शायद। इसमें भी शायद। फिर उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सीधा मुझे ऑर्डर दिया, जाओ चाय ले आओ। तुम्हारे पापा भी ऐसे सवाल जवाब कर रहे थे जैसे मैं बेटी का हाथ मांगने नहीं, उनके बैंक में अकाउंट खुलवाने आया हूँ। हमारे लिए इंटरव्यू हमारे लिए एक फैमिली जोक बन गया था। जब तुम पापा के उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का हाइपोथेटिकल आंसर दे रहे थे, मैं तभी समझ गई that I was right in my choice. Now, you suffer for that. No. I have no regrets. मैं जानती हूँ अपनी आत्मा को बचाए रखने के लिए ये कितना जरूरी है। आज सारा लफड़ा ही इसी बात का है कि आप औरों की तरह क्यों नहीं। खुद हमारे दफ्तर का भी यही हाल है। कहने को समाज का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे जानकार, सबसे जिम्मेदार तबका यही है, द कॉन्शियस कीपर, द ओपिनियन मेकर्स। लेकिन इन ओपिनियन मेकर्स का ना तो जीवन को लेकर कोई ओपिनियन है और ना ही समाज को लेकर। छोटे छोटे सपने और बड़ी बड़ी कुंठाएं। सपने ऐसे कि किस तरह जल्दी से जल्दी सत्ता के करीब पहुंचा जा सके, ताकि जिनके पास सत्ता नहीं है उनको इम्प्रेस किया जाए। और कुंठाएं ऐसी कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद थी। ऐसे में जब तुम्हें देखती हूँ तो लगता है आज भी मेरी आत्मा बची हुई है। वो कविता सुनाओ ना। कौन सी? वही जो तुमने सस्पेंड होने से पहले आकाशवाणी के श्रोताओं को सुनाया। ये सब कुछ हमारे ही समय में होना था। वक्त को रुक जाना था थके हुए युद्ध की तरह, और कच्ची दीवारों पे लटके कैलेंडरों को प्रधानमंत्री की फोटो बनकर रह जाना था। मेरे यारों, हमारे वक्त का एहसास बस इतना ही न रह जाए कि हम धीरे धीरे मरने को ही जीना समझ बैठे थे, कि समय हमारी घड़ियों से नहीं हड्डियों के खुरने से मापा गया। ये गौरव हमारे ही समय का होगा, ये गौरव हमारे ही समय का होना। तो मार्च में आए तो अब जुलाई। अरे दयाल से नहीं मिलना है मत मिल, इससे तो मिल ले। अरे हो सकता है कोई ढंग का काम हो। और वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिस दयाल को तो दलाल समझता है ना, वही नॉमिनेट हो रहा है इस बार राज्यसभा में। समझ गए बच्चों? हाँ? उससे राज्यसभा का मेंबर बनवाने में मेरा भी हाथ है। बेटा, इन दयालों को हमारी जरूरत नहीं, इन्हें जरूरत होती है अपने से बड़े दयालों की, जो इन्हें देर सवेर मिल ही जाते हैं। वैसे तुम्हारी समझ में पॉलिटिकल क्रिटिक तो आ जाना चाहिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगली बार समझा दूँ। हाँ, तो फिर वाली बात कर ले जा, ठीक है? जाएगा ना? गुड। हाँ, जेंटलमैन्स प्रॉमिस। शाबाश, ठीक है। तू जाकर मिल ले, फिर बात करते हैं। ओके, बाय। ये लो। ले लिया, अब क्या करूं? ठीक करो और क्या? आखिर इसमें हुआ क्या है? अलार्म नहीं बजता। अभी तो बज रहा था बिल्कुल सही। अलार्म बजता है मगर गलत वक्त पर। मतलब अभी जो अलार्म बज रहा था वो कल के लिए लगाया था, कल के लिए। तब तो इसको वापस ही रख लो, इसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों? ये अभी मुकुल की तरह ही है, दोनों बजते सही हैं मगर गलत वक्त पर। तुम हर वक्त मुकुल के पीछे क्यों पड़े रहते हो? दुनिया पीछे पड़े, इससे तो बेहतर यही है कि मैं उसके पीछे पड़ूं। अरे दुनिया का पीछे पड़ना तो समझ में आता है, मगर तुम उसे हर वक्त ये क्यों जताते रहते हो कि वो गलत है, अपनी हर बात में गलत? तुम्हारी नजर में मैं उसे हरदम में जताता रहता हूँ कि वो गलत है, अपनी हर बात में गलत। और नहीं तो क्या, मौका उसकी नौकरी की बात को लेकर बैठ जाते हो ताकि
कि उसकी एक एक गलती को पीना जा सके, चावल के दाने की तरह, और उसे कोच कोच कर बताया जा सके कि उसकी सस्पेंशन में किसी और का नहीं, सिर्फ उसका अपना और उसका अपना ही रोल है। हाँ, यही बताना चाहता हूँ मैं उसे, क्यों? क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ। अच्छी दोस्ती निभा रहे हो। तुम कुछ नहीं जानती। क्या नहीं जानती? मुकुल बीमार है। He is a sick man। What rubbish? हाँ, ठीक कह रहा हूँ। अरे, उसका अपने बारे में ये सोचना कि वो दूसरों से अलग है, और इस हद तक सोचना कि वो सब कुछ से अलग हो जाए, जिस जमीन पर चलता है उससे, जिस आसमान के नीचे सांस लेता है उससे, और यहाँ तक कि अपने समय से बीमारी नहीं है तो क्या है? तुम्हें ये बीमारी लगती है? आखिर इसमें बुराई है? ऐसी अच्छाई की जरूरत ही क्या है जिसके सामने दूसरे पौने लगे? एक बात तो, तुम दोस्ती नहीं निभा रहे, तुम दरअसल अपना डर भगा रहे। डर? हाँ, डर। तुम जिन बातों को मुकुल की गलतियां बताकर उसे बींधने की कोशिश करते हो ना, वो दरअसल उसकी गलतियां नहीं, तुम्हारे अपने डर के साए हैं। मेरा डर? मुझको कैसा डर? तुम्हें मुकुल की गलतियों से चिढ़ नहीं, उसके विचारों से डर है। मेरा डर? मुझको कैसा डर? बाय द वे, उसके विचारों में ऐसा क्या है जिससे मुझे डर लगता होगा? तुम्हें मालूम? तुम बता दो, तो मुझे और अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। देखो, बुरा मानने की बात नहीं है, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि कोई और नहीं बताएगा तुम्हें ये सब, और बात इतनी बिगड़ जाए कि तुम मुकुल को और मुकुल तुम्हें नफरत करने की हद तक बुरा लगने लगे। इससे पहले जान लेना जरूरी है कि मुकुल के विचारों में ऐसा क्या है जिससे मुझे डर लगता होगा? मुकुल के विचारों से ऐसा हर आदमी डरता होगा जो दिन भर किसी भी चीज के लिए ना नहीं कह पाता और रात को चैन से सो लेता है। उसके विचारों से ऐसा हर आदमी डरता होगा जिसे आज सब कुछ कबूल है, झूठ, धोखा, बेशर्मी, सब कुछ। हमने ये मान लिया है कि सब कुछ चलता है और सब कुछ चलेगा, परपंच भी चलेगा और विश्वासघात, कपट भी चलेगा और कपटे भी। मुकुल को भी ये बात मान लेनी चाहिए। कभी नहीं मानेगा वो। क्यों? क्योंकि उसके विचारों में ना कहने की ताकत है, रद्द कर देने का सामर्थ्य है। तो मैं नपुंसक कसूर उस सोच का है जिसकी चकाचौंध में तुम खुद अपनी नजर खो बैठी हो और ये देख नहीं पा रही हो कि मुझे मुकुल के विचारों से भय नहीं होता, लेकिन मुकुल के विचारों पर मुझे दया आती है। मुझे दया आती है उस आदमी की बेबसी पर जो भरी दोपहरी में अपनी आंखें मूंद बैठा है और इस जिद पर तुला है कि अभी रात है। वो एक ऐसी दुनिया में जीने का हट कर रहा है जिसकी असलियत तितलियों के पंख पर लगे उस खुशनुमा रंग की तरह है जिसे जरा सा मसलो और गायब। जब चारों तरफ सोने के सिक्के चल रहे हों तो तांबे का सिक्का चलाना जुर्म है, और मैं मुकुल के विचारों से नहीं, उस दिन से डरता हूँ जिस दिन उसे इस जुर्म का मुजरिम घोषित कर दिया जाएगा और दूर किसी टापू पर फेंक दिया जाएगा, पुराने जमाने के किसी संक्रमित रोगी की तरह। मैं उसे बचाना चाहता हूँ, मुझे उसे बचाना ही होगा। हमारे रिश्तों का तकाजा यही है। Hi, crab ticket. I don't write double dates, KK from CNN. मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मैं जनरली लेट नहीं होता, और उस वक्त ओवर किसने? When I'm supposed to read some guy talk business में। मगर आज जरा मुश्किल हो गई। इधर के लिए निकल ही रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड आती, मेरी साथी गर्लफ्रेंड,
और उसे 10 मिनट में अपने उस सवाल का जवाब चाहिए था जो वो पिछले 10 दिनों से मुझसे कर रही है। यू आर अवेलेबल टू मी और नॉट। उसे इस सवाल का जवाब चाहिए था, वो भी एकदम स्ट्रेट जवाब। मैंने सोचा 10 मिनट लेट सही से जवाब देगी, सो आई टोल्ड फिजिकली यस, इमोशनली नो। मतलब क्या अवेलेबल टू हर बट नॉट इमोशनल। क्या मेरे पास 10 मिनट थे और 10 मिनट में झूठ नहीं बोला जा सकता। मेरा मतलब है एक अच्छा रोमांटिक, इसलिए मैंने सच बोला। आप डर गए, आप सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा। नहीं होगा कुछ नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बिंदास रहती। मैं उसके लिए फिजिकली अवेलेबल हूँ और इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ। वो इस सच्चाई को बिल्कुल उसी तरह कबूल कर लेगी इस तरह लोग डिनर में भिंडी की जगह करेला कबूल कर लेंगे। यही तो उसकी एक्सक्यूज। क्या चीज ओके मत करेंगे। यहाँ से मैं सीधा उसके पास आऊँ। आज रात हम दोनों 10 मिनट के सच को सेलिब्रेट करेंगे। मैं ये सच बोलकर और वो ये सच सुनकर जिस तरह रिलीव्ड हो गई, उससे जो ये रहा कि हमें शाम भी साथ गुजारनी। मगर यहाँ आपसे इससे शाम गुजारने वाला आइडिया ड्रॉप। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। क्यों? आपके मुंह से कमिटमेंट सुनना अच्छा लगा। क्या पियेंगे, बियर या चाय? ये प्रिविलेज प्रेस कैंटीन नहीं है कि बियर और चाय दोनों एक ही काउंटर पे मिल जाती। फिलहाल चाय पीते हैं। अच्छी आपने मुझे पहचाना कैसे? आपकी रेड शर्ट। मतलब नहीं, घाबरी ने आपके बारे में जितना कुछ बताया था उससे यही लगा कि आप हमेशा ये रेड शर्ट ही पहनते हैं। मगर हम लोग जो करने जा रहे हैं उसमें हो सकता है ये लाल कमीज उतार नहीं पड़े। तब तो आपने गलत आदमी चुन लिया। पिछली सदी के जितने गलत आदमी थे वो इस सदी में सही हो रहे हैं। सिर्फ वो क्यों शिरण हो भी नहीं हो सकता। मुझ में आपको कोई उम्मीद दिखाई देती है, ये बड़ी बात है। वरना वैसे प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट नहीं, प्रोपेगेंडा है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर एक फिल्म बनाना चाहती है, अर्बनाइजेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी पे। स्टेट मिनिस्टर मेरा दोस्त है, इसलिए फिल्म मुझको मिली। जब फिल्म मिली तो एक ऐसे आदमी की जरूरत महसूस हुई जिसका ट्राइबल सोसाइटी से फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन। वैसे तो फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन उस स्टेट मिनिस्टर का भी है जिसने मुझे फिल्म। क्या वो ट्राइबल है? तो फिर ट्राइबल एरिया का होगा। अरे नहीं, तो फिर ट्राइबल्स के साथ फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन। हाँ, जब वो स्टूडेंट लीडर था तो एक नाबालिग आदिवासी गर्ल के रेप में पकड़ा गया। और आपको स्टेट मिनिस्टर फॉर ट्राइबल वेलफेयर। वाह। और वो बोली उस स्टेट मिनिस्टर पर ट्राइबल वेलफेयर। तुम ये बताओ कि कहाँ काम है, कौन कौन से ट्राइबल एरिया दे रखा है? मैं झारखंड में भील और मुंडा लोगों के साथ रहता, वेस्ट बंगाल में लोध और खेराओं के साथ, मध्य प्रदेश में कोल लोगों के साथ। बाप रे बाप, स्टेट मिनिस्टर तुम्हें बनाना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे पास वो वाला फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन नहीं है। कितने दिन रहे इलाकों? अलग अलग इलाकों में अलग अलग ड्यूरेशन है। झारखंड में 2 साल, वेस्ट बंगाल में 1 साल, मध्य प्रदेश में 8 महीने, उड़ीसा में 5। जब इतना एक्सपोजर था तो खुद फिल्म क्यों नहीं बनाना? खाबरी बता रहा था कि तुम बरसों से ट्राइबल्स पर एक फिल्म बनाने के लिए मरे जा रहे हो। तुम्हारे पास रिसर्च कंप्लीट था, बल्कि खाबरी तो बता रहा था कि तुमने स्क्रिप्ट भी लिख रखी है और जब तुम कुछ और नहीं कर रहे होते हो तो उस स्क्रिप्ट की काट छाट करते रहते हो। फिर बनाई क्यों? फॉर ऑब्वियस रीजंस। हो फंड्स ना? rather lack of funds। चलो मिनिस्ट्री का मामला है तो फंड्स की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता इस फिल्म में मेरा कोई इस्तेमाल, क्योंकि इस फिल्म में वो होगा जो सरकार आदिवासियों के बारे में सोचती, और मैं हरगिज वो नहीं सोचता जो सरकार उनके बारे में सोचती।
मेरी सोच और सरकार की सोच में उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में यमुना। इससे भी ज्यादा बड़ा फर्क है। सरकार के लिए अर्बनाइजेशन ऑफ ट्राइबल्स के मायने हैं अंगा और धोती की जगह पैंट शर्ट, कसैली महुआ की जगह थैली वाली पाउच। और आपके लिए? मेरे लिए अर्बनाइजेशन ऑफ ट्राइबल्स के मायने हैं डिसलोकेशन ऑफ बॉडी एंड सोल बोथ। अब आप इस डिसलोकेशन की बात उस फिल्म में कैसे कर सकते हैं जिसमें सरकार का पैसा लगा? इसलिए मैं कहता हूँ मेरा थॉट और मेरी आइडियोलॉजी सरकार की आइडियोलॉजी से मेल नहीं खा सकती। थॉट और आइडियोलॉजी के बिना भी फिल्म बन सकती है। क्या बात यार, बिना थॉट और आइडियोलॉजी के जब देश चल सकता है, सरकार चल सकती है, ये समाज चल सकता है, तो फिल्म भी बन सकती है। ऐसी फिल्म में ट्रुथ कहाँ होगा? अरे ट्रुथ होगा, विश्वास करें, ऐसी फिल्मों में ट्रुथ भी होता है। Tactful truth। मतलब ये कि इस फिल्म में आदिवासी समाज के जीवन को दिखाने के लिए नगाड़ा बजाते मर्द, जिनके सर पर पक्षियों का पंख होगा और कमर में छोटी छोटी, वहीं दूसरी तरफ प्रिमिटिव तालों पे नाचती हुई औरतें होंगी बिना चोली के, ताकि उनकी मासूमियत हमारे मिडिल क्लास हिपोस का मुंह चढ़ाए। बच्चे होंगे, जंगल होंगे, मवेशी होंगे, ठीक वैसे ही जैसे चिड़ियाघरों में जानवर। जानते हैं मिस्टर मुकुल, आप जैसे लोगों का प्रॉब्लम क्या है? You people know the truth, but don't know the tact to handle it. आज अगर दिन भर आप अपनी आत्मा और जिंदगी दोनों बचाए रखना चाहते हैं ताकि रात में चैन की नींद सो सके, जमीर पर किसी बोझ को महसूस किए बिना, तो आपको एक प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। यू हैव टू हैंडल द ट्रुथ टैक्टफुली। और ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि आप 4 साल तक ये लाल शर्ट पहने जंगलों में भटकते रहे, जो कुछ देखा, जो कुछ सुना और जो कुछ भोगा उसे 2 साल तक लिखते रहे, और जब लिख लिया like a aborted fetus। क्यों? 5 साल से दफन है ना आपका लिखा हुआ? 8 साल से। पिछले 8 साल से दफन, और अगले 80 साल तक दफन ही है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में दुनिया इतनी बदल जाएगी कि आप अपनी थॉट, अपनी आइडियोलॉजी के साथ फिल्म बना लें? चलिए मान लें कि दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि दुनिया नहीं बदलेगी ये मानने में आपको बहुत असुविधा। हाँ, तो अगर कल दुनिया बदल भी जाती तो आज वाली दुनिया पर क्या फर्क पड़ता है? फिर मिस्टर मुकुल चंद्रवाल और हिज एक्सीलेंस के तो इसी हाथ में रहते हैं ना, इसलिए मेरी मानिए तो कूद पड़े वाला, और मेरी नहीं मानते तो ना सही, शेक्सपियर जी की तो मानिए। Present birth hath present luck. What's to come is still unsure. दरअसल बात सिर्फ कल की है? बात है आज में जीने की। अफसोस है कि आप जैसे लोग कल को याद कर करके जीते हैं या फिर आज को कोस कोस कर जीते। लगता है मुझ जैसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात रही है आपकी। My father was a trade union leader. लगता है बहुत कुछ अनडू करना पड़ेगा। शायद जीते जाइए, शायद यही शर्त बच गई है जीने की। आप बस जीते जाइए, बहुत कुछ खुद पर खुद अंडू हो जाए। उससे नहीं होगा इसे। आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। You will be available to the group. Physically,
not emotionally. क्या हो रहा है ये क्या है? ये स्टोरी लेट नाइट बुलेटिन में जानी है। मगर ये है कौन सी स्टोरी? लास वेगस में पोर्नो फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसकी रिपोर्ट के साथ ये विजुअल्स डाले। तुम्हें किसने असाइन की थी ये स्टोरी? पीएस ने। वही कर सकता है ऐसा। मगर मुझे क्यों असाइन किया है? मैं जानती हूँ। He is a pervert. मत करो। लाओ सीडी मुझे दे दो। मगर कुछ नहीं होगा। लाओ सीडी मुझे दे दो। हेलो विनी, हो गया? दिखाओ स्टोरी। ये क्या है पीएस? क्या है? ये स्टोरी इसे नहीं देनी चाहिए थी। मतलब क्यों नहीं देनी चाहिए? तुम्हें अच्छे से मालूम है कि क्यों नहीं देनी चाहिए। It's offending to anybody. ओ मैडम शालकी, अरे हम यहाँ नौकरी करने के लिए आए हैं, कोई भजन कीर्तन करने तो आए नहीं है। अच्छा, आप न्यूज वर्ल्ड में हैं तो न्यूज पर्सन की तरह एटीट्यूड तो रखना होगा। या कोई पूजा पाठ करने की जगह तो है नहीं कि अगरबत्ती जलाकर काम करें और चल दिए। सो वी शुड बिहेव लाइक प्रोफेशनल। तुम जिसे प्रोफेशन कह रहे हो वो परवर्जन है। नो 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 नो, माइंड योर लैंग्वेज मैडम। Shut up. साली न्यूज चैनल को एनजीओ समझती है और खुद को मेरा काट कर। हाँ साल, मैं सोच ही रहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमारे बुलेटिन में ये जाना जरूरी है। क्या नहीं? पोर्नो फिल्म फेस्टिवल वाली स्टोरी। तुम्हें किसने दी? ये तो पीएस को देखना था। पीएस ने इसे मिनी को दे दिया एडिटिंग के लिए। तो मुश्किल क्या है? इट्स ऑफेंडिंग। नारिया, नारिया, जरा पीएस को भेजो। क्या ये आइटम जरूरी है? हाँ, क्यों? क्योंकि चैनल के सीईओ मिस्टर खेतान इसे जरूरी समझते हैं। हम अपने चैनल को पीपल्स चैनल कहते हैं। ये भी प्रो पीपल इंफॉर्मेशन। मिस्टर खेतान का सर्कुलर यही कहता है। उनका ख्याल है कि लेट नाइट बुलेटिन में अगर इस तरह की एक दो खबरें होंगी तो लोग रात को 2 बजे भी हमारे बुलेटिन को देखेंगे। जानकारी बढ़ेगी और हमारी टीआर। सर, आपने मुझे बुलाया सर? एसिडी लो, किसी और को काटने के लिए दे दो। हाँ, सुनो, किसी लड़के को देना, लड़की को नहीं। जाओ मिली, काम करो। अब कल के घर जाओगी तो मुकुल को बता देना मैं कल प्रेस क्लब नहीं आऊँ। प्रेस क्लब? हाँ कोई खास बात? हाँ, हमारे एक दोस्त फिल्म बना रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर के लिए ऑन अर्बनाइजेशन ऑफ ट्राइब्स। मुकुल की स्टडी बड़ी अच्छी है इसमें, वो स्क्रिप्ट लिख देगा उनको। मुकुल लिखेंगे? हाँ, क्यों नहीं? अरे उनकी बस की बात नहीं है। अव्वल तो वो किसी मिनिस्ट्री के लिए इस तरीके का काम नहीं करेंगे, फिर इस सब्जेक्ट पर तो हरगिज नहीं करेंगे। इस इशू पर उनकी सोच और सरकार की सोच में तो कोई तालमेल ही नहीं है। उनका मानना है कि अर्बनाइजेशन ऑफ ट्राइब्स के नाम पर हमारी सरकार वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ जैसे एजेंसियों को उल्लू बना रही है। मुकुल को ये बात अच्छी तरह पता है, वो कभी राजी नहीं होंगे। मगर वो तो राजी। क्या? हाँ, मेरी अभी उससे फोन पे बात हुई। अरे तुम सारे सवालों के जवाब यहीं चाहिए, खड़े खड़े। नहीं आओ। बैठने को भी नहीं पूछोगे क्या? हाँ?
कैसी गलती? मुझे इस तरह नहीं आना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल I don't invite people home to talk business. But I am not here to talk business. फिर मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया। क्या? हाँ, तुम्हारे पापा से। मगर क्यों? याद है तुमने पिछली मुलाकात में बताया था कि तुम्हारे पापा। मेरे पापा मर चुके हैं। क्या? हाँ, he's dead. ओह, सॉरी। कितने दिन हुए? किस चीज को? पापा को गुजरे 14 साल। बीमार थे। हाँ, नहीं। जिस दिन मॉस्को में तुम्हारे उस लेनिन की मूर्ति गिराई गई। मैं समझा नहीं। पापा ने अखबार में वो तस्वीर देखी और बहुत देर तक देखते रहे, चुपचाप गुमसुम। फिर उठे और घर से निकल गए। दिन, हफ्ते, महीने और बरस बीत गए, लेकिन वो नहीं लौटे। मैं छोटा था, माँ पहले ही गुजर चुकी थी। दोस्त रिश्तेदारों ने उन्हें बहुत तलाश किया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। अचानक एक दिन उनकी लाश मिली छिंदवाड़ा में। लाश के पास वही अखबार पड़ा था। चाय पियोगे? मैं अभी आया। The art of living. पढ़ रहे थे? ये तुम्हें ये पढ़ने की क्या जरूरत? तुम तो खुद इतने पढ़े लिखे हो कि द आर्ट ऑफ लिविंग पर एक किताब लिख डालो। मेरे बारे में ज्यादातर लोगों का यही ख्याल है। गलत ख्याल है क्या? तुम्हें देखकर तो ये लगता है तुम जीने की कला पूरी तरह सीख चुके हो। और क्या क्या लगता है मुझे? छोड़ो, जाने दो। देखो, हम लोग फॉर्मेलिटी की हर पहली मुलाकात में ही बात कर चुके हैं। अब ये छोड़ो जाने दो वाला मुहावरा किस काम है? ये भी सही। तो सुनो, सच सच बताता हूँ कि तुम्हें देखकर क्या लगता है। तुम्हें देखकर ये लगता है कि आने वाले दिनों में इस फ्रेम में इनकी नहीं बल्कि इस आदमी की तस्वीर होगी। वैसे ये वही है ना, परम पूज्य वरुणानंद जी महाराज, स्पिरिचुअल मैनेजर। हैरत है कि आप इनसे परिचित। कैसे नहीं होंगे परिचित? अब हर दूसरे दिन अखबार में मौजूद होंगे, कभी पेज 1 पर, कभी पेज 3 पर। नहीं पड़ेगा इसमें हैरत की क्या बात? हैरत की बात यह है कि हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट में विश्वास करने वाले लोग वो मानवाओं में विश्वास नहीं करते हैं, मजा लेते हैं। वो आबादी रहती है जो इन गुरुओं महात्माओं के दरबार में खड़ी रहती, आंखें मूंदे, हाथ जोड़े, सुबह शाम। ये वही आबादी है जिनके सपने कॉल सेंटर्स के कूपों में कैद। मतलब 30-25 की उम्र में जवानी का बलबला नहीं, अधेड़पन का सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। 30-35 की उम्र में खूबसूरत बीवी, 3 कमरों का फ्लैट, एसी गाड़ी, स्पॉन्डिलाइटिस और हार्ट अटैक। इस आबादी के लिए आत्मा आध्यात्म से ज्यादा मैनेजमेंट का सब्जेक्ट। इसलिए इतने सारे स्पिरिचुअल मैनेजर्स, स्पिरिचुअल इंजीनियर्स आत्मा की हर टूट फूट की मरम्मत के लिए स्पिरिचुअल मैकेनिक्स और ना जाने क्या क्या। बात करना यार, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मैं इन बातों के लिए अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर चुका हूँ।
प्लास्टिक लाए थे। तुम्हें कुछ पूछना नहीं है? कि मैंने तुमसे झूठ क्यों? मैंने जो कुछ बोला उसमें झूठ बस इतना है कि मेरे पापा मरे नहीं, जिंदा हैं। 14 बरस पहले एक सुबह पापा ने अखबार के पहले पन्ने पर छपी वो तस्वीर थी और उसी पर उन्होंने जीना त्याग दिया। लेनिन के गिरते हुए स्टैचू की तस्वीर उनके दिमाग में इस तरह धंसकर टूट गई जिस तरह फांसी के फैसले पर किसी जज के कलम की निब टूट जाती है। वो तस्वीर दुनिया से उनके संपर्क की आखिरी निशानी है। एक ऐसी दुनिया से संपर्क जो बनने से पहले ही बिखर गई। चौदह सालों से पापा यही बोल रहे हैं जो आज सबने उनके मुंह से सुना। वही टूटे फूटे शब्द और आधा अधूरा सच। कभी किसी बूढ़े की बुदबुदाहट की तरह तो कभी किसी बच्चे की चीख की तरह। ना खुद खा सकते हैं और ना अपने बिस्तर पर सो सकते हैं। किसी सहारे के बिना ना तो चल सकते हैं और ना अपने कपड़े पहन सकते हैं। मेरे पापा की आंखें खुली, उनकी सांसें भी चल रही है, लेकिन मैं जानता कि मेरे पापा मर चुके।
मैं किसी को अपने घर नहीं लाता कि अगर पापा पर उसकी नजर पड़ गई तो वो जाने क्या पूछता है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जो अपने समय के साथ नहीं जीते वो समय से पहले बाहर दिए जाते हैं। तेरे पापा की डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर्स का कहना है कि इट इज वन ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन। जिस तरह अचानक ये सब हुआ है उसी तरह एक दिन सब कुछ ठीक हो सकता है। वो भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं और मैं भी। मैं चलता हूँ। मैं वो किताब ले लूं? यार तुम्हारा मिनिस्टर जा रहा है तो क्या हुआ? उसे हमारी रेकी से क्या लेना देना? ठीक है, मैं रेडी रहूंगा। नो नो, आई एम नेवर लेट when I am supposed to reach somewhere to talk business. लेकिन हाँ, खावरी को बताना होगा कि प्रेस क्लब ना आए। नहीं आएगा। क्या कहा? खावरी प्रेस क्लब नहीं आएगा, उसने ये मैसेज भेजा है। चलो, खावरी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। हाँ हाँ, मैं रेडी रहूंगा। ठीक है, फोन करके बता दूंगा। ओके बाय। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर के लिए कोई फिल्म लिख रहे हो? हाँ, मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसी क्या खास बात? तुमने उन्हें ना नहीं कहा, ये तो खास बात थी। ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि 3 साल अपना टैक्स वसूल करने ही वाले हैं। क्यों लिख रहे हो फिल्म? कितने पैसे मिल रहे हैं? कितने पैसे मिल रहे हैं? तुम्हें क्या लग रहा है मैं पैसों के लिए लिख रहा हूँ फिल्म? अभी अभी तुम टैक्स की बात कर रहे हो। मैं जो टैक्स दे रहा हूँ उसका ताल्लुक सिर्फ इन 3 सालों से नहीं बल्कि उन तमाम सालों से है जो कि मेरी उम्र है। मैं जिस पीढ़ी का हूँ आज वो पूरी की पूरी पीढ़ी शक और शर्म में जी गई जैसे उसे कोई बद्दुआ लग गई। 60 की दहाई में पैदा हुई जब ये पीढ़ी जवान थी तो उसके आगे क्रांति थी और आज जब ये पीढ़ी अधेड़ हो चुकी है तो इसके आगे भ्रांति, सिर्फ भ्रांति। तुम खुद को जस्टिफाई कर रहे हो? पता नहीं। पता नहीं तो पता करो। अरे तुम आ गए इतनी जल्दी? I told you I'm never late. When you are supposed to reach somewhere to talk business only. लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही अर्ली हो यार। You are early by half an hour. मैं तुम जैसे इंटेलेक्चुअल्स को खूब पहचानता हूँ। तुम लोग ना घड़ी देखते हो ना कैलेंडर, वक्त को बस महसूस करते हो। वो भी आगे बंद करें। अब देखो तुम अभी तक तैयार नहीं। मैं बिल्कुल सॉरी, मैं अभी नहा कर आया। तुम्हारे लिए चाय भिजवाता हूँ। जितनी देर में तुम चाय खत्म करोगे मैं रेडी हो जाऊँ। ठीक है।
चाय लीजिए। हाँ? यहाँ? What a surprise! Only to remind you, I'm KK from CNN. And you don't write double K, it's K-E-K. K. Only to remind you, My name is Shalki from Five Lovers. Mukul's Five. great. मुकुल ने कभी बताया नहीं. हाँ. Mukul never tells everybody everything. How come you're here? We are making a film on tribals. So it's you. हम लोग रेकी के लिए जा रहे हैं, पहले झारखंड फिर. मुझे मालूम है. मुझे ये नहीं मालूम था कि इन सब के पीछे तुम. क्या तुम नाराज हो? I don't know. लेकिन खुश तो नहीं हूँ. मगर क्यों? क्योंकि मुकुल ने ये प्रोजेक्ट कबूल कर लिया. कबूल कर लिया तो क्या हुआ? इसका मतलब ये कि दुनिया से अब उसे कोई शिकायत नहीं रही. कितने पैसे मिलेंगे उसे? अब वो भी दूसरों की तरह हो जाएगा. और इसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार समझो. शायद. एक बात पूछूं, ये दूसरों से अलग होने पर इतना जोर क्यों? क्यों? क्योंकि तुम दूसरों से अलग नहीं. At last this burger is ready. Oh, yes. मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ. Bye. तुमको कह दिया है वो आ जाएगा. तुम्हें मालूम है क्या? कि तुम क्या करने जा रहे हो? एक छोटी सी यात्रा पर जा रहा हूँ बस. इस यात्रा का अंत कहाँ होगा? मुकी, मुझे डर लग रहा है. चंदन यादव. हो गया। अरे आ जाइए, क्यों बुला रहे हो? Any breaking news? यस सर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने ना शिखर वार्ता के लिए एक नीले गहरे रंग की शर्ट पहनी है. बॉडी लैंग्वेज तो एंकर प्लीज जल्दी लिखो. गुड. मिनी, इस एक्सपर्ट को जल्दी लाइन अप करो. फास्ट. आज पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की कमीज उतनी ही नीली है जितना कि हमारे सिर पर बिछा आसमान. Environmentalist हो तो फिर कभी होगे. स्कूल बैग जींस में मेरी प्लीज यहाँ पोएम्स मत लिखा करो, एंकर पीस लिखा करो. ये लो, आलम को दे दो. फास्ट. हो गया मिनी? यस सर। किसे बुलाया है पैनल पर? स्वामी जगदा जी महाराज को। किसको? स्वामी जगदा जी महाराज को। फॉरेन अफेयर के एक्सपर्ट हैं. भारत पाक संबंध के विद्वान हैं. नहीं, तो फिर ज्योतिषी है। ज्योतिषी? ये हुई ना बात सबसे बड़े खबरिया चैनल वाली. अब सोम, मंगल, शनि बताएंगे हमें कि पाकिस्तान के साथ हमारा क्या संबंध है. हमारे देश के सबसे तेज चैनल की सबसे होनहार वर्कर. ये तमाम एक्सपर्ट्स
पहले से ही बुक थे सर। इसीलिए तुमने एक ज्योतिषी को बुक कर लिया। रातना सेठ से कांटेक्ट किया था? किया था। क्या कहा उन्होंने? अरे क्या कहा उन्होंने? बस उन्होंने कहा कि हमारे चैनल ने अभी तक उन्हें पिछली बार की पेमेंट नहीं की। हर किसी को बस पैसे की फिक्र है। देश की फिक्र करने के लिए सिर्फ हम बचे। Damn it! Okay. मैं इस ज्योतिषी को इस शो का स्टार बनाऊंगा। शालकी, तुम कहाँ है? उसने अपनी स्क्रिप्ट पूरी कर ली? मुझे नहीं मालूम। क्यों? हम कभी स्क्रिप्ट या वो फिल्म डिस्कस नहीं करते। ओह, तुम्हारी बात नहीं हुई है क्या? हुई। जब वो रेकी से लौटा था तब बात हुई। यार, मैंने अपना जरूरी काम के लिए रोका था। वो हाँ, मुकुल से कह देना उसकी फाइल विजिलेंस सेक्शन से वापस आ गई है। उसे इंक्वायरी कमेटी जल्द ही बुलाएगी। होशियार हो जाना चाहिए। पता नहीं कमेटी केस को कौन सा मोड़ दे दे। ये बात तुम खुद ही क्यों नहीं बता देते उसको? ओके। हाय हाय, आइए। मुकुल नहीं है? नहीं, बैठिए। Where is he? पता नहीं। मैं अभी आ रही हूँ दफ्तर से। चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। मुकुल की डायरी ले गया था, सोचा आज लौटा दूं। कैसा चल रहा है काम? मुकुल थोड़ा स्लो है। हाँ। Learning takes time. And unlearning takes more time. ये किसकी करामात है? मेरा मतलब ये लाल कलम से निशान किसने लगाया? मैंने दरअसल मुकुल ने डायरी लिखी कि इसमें से अपने काम की चीज निकाल लूं। फाइनल कट के वक्त आसानी रही। इस प्रोजेक्ट के लिए मुकुल से बेहतर कोई नहीं हो सकता। तुम अच्छे वकील हो उसके। और तुम सिर्फ बीवी हो। हाँ, मैं बीवी हूँ उसकी। क्या इतना ही काफी नहीं है ढूंढने के लिए? अब वो भी बेरीड जानवरों की तरह जिए, रेंग रेंग कीड़े मकोड़े की तरह, जिस तरह और लोग जीते। मामूली लोग, दिल से मामूली, दिमाग से मामूली। मुकुल भी अब उनसे अलग नहीं होगा। और इसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार समझते शायद तुम मुझे जिम्मेदार समझते हो इसलिए तुम्हें मालूम ही नहीं कि इल्जाम किस पर डाला जाए। तुम्हें मुल्जिम की पहचान ही नहीं, कतई नहीं, क्योंकि तुम्हें अपने वक्त की पहचान, जिस दुनिया में सांस लेने के लिए छोड़ दी गई हो उस दुनिया की पहचान, इसलिए तुमने एक अलग दुनिया, अकेले आदमी की एक अकेली दुनिया जहां दूसरों की तरह होना एक जुर्म है। ये दूसरों से अलग होने पर इतना जोर क्यों? अपने सपनों को कभी अपनी हथेली पर महसूस किया है? अपने हाथों की लकीरों पर चलते हुए देखा है? करोड़ों लोगों की कदम ताल की तरह, मुजोर हवा की तरह, शायरी की तरह। अब तुम मेरे पापा की जुबान बोल रही हो जिसे समझने में मेरी कोई दिलचस्पी होगी तब भी समझ में नहीं आएगी ये जुबान, क्यों? क्योंकि तुम दूसरों से अलग नहीं।
अरे तुम कब आए? थोड़ी देर हुई है। तुम्हारी डायरी ले गया था, आज मौका मिला, सोचा आज लौटा दूं। चाय वाय पी? हाँ, वेरी हॉट। बड़ा? हाँ, बड़ा यार। ये ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर वाला वाकया ये तो बहुत ही मजेदार है। फिर मार्क क्यों नहीं किया? समझ में नहीं आया कि इसे कहाँ फिट करें। शाल की तो सुना है? नहीं, सुनाओ यार। जाने दो। सुन लो शाल की, तुम भी सुन लो। हम लोगों ने जब वीडियो के मुंह से पहली बार सुना तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। तुम्हें नहीं मजा आएगा? सुनाओ यार। वो नौजवान वीडियो बार बार अपनी किस्मत को कोस रहा था कि भाई साहब पहली पोस्टिंग और वो भी इन जंगलों में, इन जानवरों के साथ। उसका ख्याल था कि पिछले जन्म में उसने जरूर कोई पाप किया होगा जो इस जन्म में वीडियो बनने के बाद भी उसे सुख नहीं। आदिवासी अलग तंग करते हैं और सरकार अलग। आदिवासियों को लगता है कि सरकार उन्हें धोखा दे रही और सरकार को लगता है कि आदिवासी आदमी बनने को तैयार है। और इन दो पार्टों के बीच पिस रहा था वो वीडियो। तो भैया हुआ ये कि कुछ समय पहले सरकार ने एक स्कीम के तहत शहर के सबर में 20 पक्के मकान बनाए। 2 कमरों वाले 20 पक्के मकान। आइडिया कुछ ये था कि वहाँ गरीब से गरीब को शिफ्ट किया जाए। लेकिन 1 साल तक मकान यूं ही पड़े रहे कि हमारे प्रधानमंत्री जी को फुर्सत ही नहीं मिली इनके उद्घाटन की। फिर हुआ ये कि मुख्यमंत्री जी ही कर डालेंगे उद्घाटन। जब 6 महीने तक मुख्यमंत्री जी को भी फुर्सत नहीं मिली तो फैसला हुआ कि अब देर करना उचित नहीं, तो किसी लोकल एमएलए से उद्घाटन करा लिया जाए। खूब हंगामे हुए, खूब पब्लिसिटी भी हुई, अखबारों ने भी बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाई, आदिवासियों वनवासियों के लिए पुख्ता मकान। तो भैया इस तरह से उद्घाटन भी हो गया, पर असली मुश्किल तो इसके बाद शुरू हुई। महीनों बीत गया लेकिन कोई भी अपने मकानों में जाने को राजी नहीं हुआ। जब तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी तो वो एमएलए मेरे पीछे पड़ गया, कहने लगा कि सभी को अपने अपने मकानों में घुसाओ, नहीं तो ये घुसा दूंगा तुम्हारे पिछवाड़े में। मैंने आदिवासियों के हाथ पैर जोड़े, मिन्नत समाजत की कि भैया जंगल छोड़ो, अपने अपने घर जाओ। लेकिन किसी ने मेरी ना सुनी। कोई अपने पेट से जा चिपका तो कोई अपने कुएं से। अब मुझे भी ताव आ गया और मैंने पुलिस बुला ली। सारे आदिवासियों को खदेड़ खदेड़ कर अपने अपने मकानों में घुसा दिया, पार्टी लूटे समेत। और खुशी खुशी पहुंचा एमएलए के पास कि लो जी हो गया अर्बनाइजेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। एमएलए ने भी मेरी पीठ थपथपाई। और अगली ही सुबह जो कुछ सुनने को मिला तो हवा सरक गई। मालूम हुआ कि सुबह होते ही सारे आदिवासी वापस जंगल भाग गए। मैं हाफता उनके पास पहुंचा कि भैया ऐसा जुर्म क्यों कर रहे हो? सरकार ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए मकान बनाए तो रह लो। लेकिन उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया। कहने लगे कि वहाँ एक भी मकान में महुए का पेड़ नहीं, और जहाँ महुए का पेड़ नहीं होता वहाँ भूत पिशाच रहते हैं, कैसे जाए वहाँ? क्या हुआ? मुझे नहीं आती हंसी ऐसी बातों पर। पहले तो तुम्हें भी नहीं आती थी, याद है वो बात? मैंने इनसे सिर्फ इतना पूछा था कि ये ट्राइबल औरतें ढंग से कपड़े क्यों नहीं पहनती। इनको इतना गुस्सा आ गया कि पूछो मत। मेरी मिडिल क्लास सोच को जी भर कर गालियां दी। हर बात पे ऐसे ही ओवर रिएक्ट करते ज्यादातर चुप रहती। मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझे ऐसे देखती है जैसे कोतवाल किसी मुजरिम को देखता है, और जब खुद बोलती है तो इतना कड़वा कि लगता है कि चुप रहे तो बेहतर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बस इतना है कि पहले तुम्हारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं था और अब शादी के बाद सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं। प्रॉब्लम है, एक मेजर प्रॉब्लम। शाल्की doesn't want me to realize the world I am condemned.
वो चाहती है कि मैं अतीत को याद कर करके जीऊं, या फिर आज को कोसते पीट। वो मुझे अतीत की खो में पड़ा हुआ फॉसिल की तरह तब्दील कर देना चाहती है। तो अब तुम और याद शालकी चाहती है कि मैं जानता हूँ शालकी क्या चाहती है। शालकी चाहती है कि मैं गिल्ट में जीऊं, एक अपराध बोध के साथ। क्या है? कोरियर है मैडम। कहाँ साइन करना है? यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी लिख लीजिएगा। क्या है? मिनिस्ट्री से बहुत जल्दी आ गया नोटिस। आवरी ठीक कह रहा। साले जरा भी वक्त नहीं देंगे। कल ही बुलाया है इंक्वायरी कमेटी के सामने अपीयर होने के लिए। आवरी भी नहीं है कि कर लेता हूँ। किससे? दयाल से। क्या? वो मेरे एक्सप्लेनेशंस में नहीं बल्कि मेरे पनिशमेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड है। आवरी कहता है और वो ठीक कहता है। ऐसा करो, तुम चलिए कहाँ? दयाल के पास। होश में तो हो। शालकी, अब किसी रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा। मुझे या तुम्हें तो जाना ही होगा। मैं नहीं जा रहा कि ये प्रूडेंट नहीं होगा। उसे ये लगेगा कि मैं तब आया हूँ उसके पास, वो इतने दिनों से बुला रहा था, लेकिन मैं नहीं गया। अब अगर इंक्वायरी से एक दिन पहले जाऊंगा तो वो कोई ना कोई बहाना कर देगा ताकि मुझे मेरी औकात बता सके। तुम जाओगी तो बात दूसरी होगी, मामला कंपैशनेट ग्राउंड का हो जाएगा। वैसे भी वो मीडिया वालों से कभी बिगाड़ नहीं चाहेगा। तो अब मुझे दयाल को ब्लैकमेल करना होगा। तुम हर बात को He is a bloody broker. यही कहते थे ना? अब वो राज्यसभा का आखिर तुम क्यों मुझे मुजरिम की तरह ट्रीट करती? मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हें तुच्छ लगता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें तुच्छ लगता है, लेकिन खुद तुम क्या कर रही हो? अपना हर दिन एक ऐसी जगह पे बिताती हो जहां शेयर होल्डर्स के पैसों से एक ऐसी दुनिया रचने का कारोबार चल रहा है जहां सच्चा कुछ भी नहीं, न इंफॉर्मेशंस न इमोशंस। एक झूठ के सामने कैमरा और माइक लेकर च्युइंगम चबाती हुई अंडर ग्रेजुएट लड़की पहुंच जाती है, फिर उस झूठ को कैमरे और माइक में कैद कर लिया जाता है। उसी झूठ को डेस्क पर मांझा जाता है, मांझ कर उसे इतना चमकीला बना दिया जाता है कि जब उसे पर्दे पर पेश किया जाए तो देखने वालों की आंखें झपक जाए। मजे की बात यह है कि इसी झूठ को देखकर साहित्यकार साहित्य लिख रहे हैं, फिल्म बनाने वाले फिल्म बना रहे हैं, कलाकार कला सर्जन कर रहे हैं। नतीजा ये कि तुम्हारा फैलाया हुआ झूठ साहित्य को भी झूठा बना रहा है, फिल्म को भी और कला को भी। अब तुम्हें शिकायत करने का कोई हक नहीं। क्यों? क्योंकि अब तुम खुद उसका एक हिस्सा बन चुके हो। शांति तुम समझती क्यों नहीं? मैं उस प्रोजेक्ट के लिए महज फिजिकली अवेलेबल हूँ, इमोशनली वेश्याएं भी यही करती हैं। दस्तगीर, क्या ख्याल है? इंक्वायरी शुरू की जाए? हाँ शुरू करते हैं। अरे कैसे शुरू
कर दें मिस्टर अंसारी, ये हजरत तो अभी पहुंचे ही नहीं। अब ये मिस्टर घुम्मन को नहीं आना था तो भाई हमें क्यों बुलाया? अरे आएंगे, वो भी आएंगे। आखिर 700 रुपया का सवाल है सुदन साहेब। आप इस इंक्वायरी कमेटी के अलाउंस की बात कर रहे हैं? 700 नहीं 850 रुपए मिलने वाले हैं। चलिए तब तो और अच्छी बात है। मिस्टर घुम्मन ये मौका छोड़ेंगे नहीं। देखिए, जल्दी आ जाते तो यह केस निपटा के आराम कर लिया जाता थोड़ी देर। मिस्टर घुम्मन की चाय भी ठंडी हो रही है। ऐसा करते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर लेते हैं। मिस्टर गुम्मन आएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे। नहीं यार, बहुत हंगामा मचाएगा कि हमने उसके बगैर कार्रवाई कैसे शुरू कर दी। बड़ा क्रांतिकारी किस्म का आदमी है वो। उसके पास तो देर से आने की वजह भी है। क्या वजह है? अरे उसकी दो बीवियां हैं। पता नहीं यार, क्रांतिकारी लोगों की दो बीवियां क्यों होती है? क्यों मिस्टर मुकुल, आपकी तो एक ही बीवी है ना? हम लोग केस शुरू करते हैं। मिस्टर घुम्मन आएंगे तो मैं संभाल लूंगा। हाँ, मिस्टर मुकुल, अपना नाम बताइए। पूरा नाम बताइए। और लीजिए मिस्टर घुम्मन दिया। हाँ, ओहो, तो आप लोग शुरू हो चुके हैं? नहीं, बस अभी तो सिर्फ नाम पूछा है। हाँ तो मिस्टर मुकुल अपना नाम बताइए। पूरा नाम। मुकुल चटवाल, पहली पोस्टिंग कहाँ थी? रांची। रांची क्यों? इसका जवाब तो मिनिस्ट्री ही दे सकती। पोस्टिंग होती तो वहीं से है, लेकिन आपने तो करवाई थी अर्जी देके। अर्जी इसलिए दी थी कि मेरी माँ बीमार रहती थी और रांची मेरे टाउन के नजदीक था। यह तो आपने अर्जी में लिखा है, असली बात कुछ और थी। असली बात भी यही थी। हाँ मिस्टर मुकुल चटवाल, असली बात ये थी कि आपकी पार्टी चाहती थी कि आप वहां जाएं। मेरी कोई पार्टी नहीं थी। अगर आप किसी पार्टी में नहीं थे तो इतनी पाबंदी से बास के ट्राइबल एरिया में किसका काम कर रहे थे? अपना काम कर रहा था। कैसा काम कर रहे थे? अपने लिए स्टडी मटेरियल जमा कर रहा था। कोई किताब लिखने वाले थे? हाँ। लिख ली किताब? नहीं। अच्छा मिस्टर मुकुल, जब आप कॉलेज के छात्र थे तो कौन सा यूथ ऑर्गेनाइजेशन सबसे एक्टिव था? मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपको ये तो मालूम होगा कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल ने पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई थी। आप पर इल्जाम था कि अपने छात्रों के बीच ऐसे पैम्फलेट्स बांटे हैं जिसमें स्कैंडलस मटेरियल। डेमोक्रेसी में पर्चे बांटने का हक सभी का है। डेमोक्रेसी में किसको कौन सा हक है, इस पर बहस करने नहीं बैठे हम आज। आप बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे अगर इस तरह इन्वेस्टिगेट करते रह गए तो कोई फायदा नहीं होगा। आगे और भी केस है, इसलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। देख भाई, तूने जो किया सो किया। अब आगे अगर नौकरी में दिलचस्पी है और आराम से जीना चाहता है तो काम कर। हाँ मुकुल तो सुबह ही निकल गए थे। पता नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ ठीक है, अम्बा मैं समझती हूँ, लेकिन मुकुल को भी तो समझना चाहिए। बट आई एम नॉट पुलिसिंग हिम। कोई
समझ नहीं पाता या शायद मैं समझा नहीं पाती ये बात मेरे जीने के लिए कितनी जरूरी है। मुकुल वैसा ही बना रहे जैसा कि था। It is not only about living. पता नहीं मैं आज पूरी कोशिश करूंगी। ओके बाय। हो गई इंक्वायरी? हाँ कितने मेंबर थे कमेटी में? 5 सब मिनिस्ट्री गए थे? पता नहीं। क्या पूछा? अरे क्या पूछा होगा? यही पूछा होगा कि ये क्यों किया, वो क्यों किया। ऐसा आपने किसी के कहने पे किया या खुद ही फैसला ले लिया? कोई ग्रीवेंस थी तो सीनियर अथॉरिटी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? हेडक्वार्टर को कितनी चिट्ठियां लिखी, किस चिट्ठी उन्होंने में? ये सब कुछ नहीं पूछा, तो बस एक अंडरटेकिंग मांगी, एक माफीनामा। अंडरटेकिंग? माफीनामा? कैसा माफीनामा? यही कि आगे से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लूँगा। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी वाली बात कहाँ से आ गई? वो मेरी उस न्यूज़ बुलेटिन को एक पॉलिटिकल एक्टिविटी ही मानती है। इंक्वायरी कमेटी में सब मस्करे ही जुट गए थे क्या? आखिर कोई कैसे बता सकता है कि आप फ्यूचर में ये करेंगे, वो नहीं करेंगे? और कैसे कोई लिख सकता है कि आज के बाद उसका जीवन बिल्कुल उसी रेखा में चलेगा जैसा कि दूसरे चाहते हैं? लेकिन मैंने लिखकर दे दिया। क्या? अंडरटेकिंग, फ्यूचर में मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लूँगा। मुकुल, ये धोखा है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। दिया है, मुझको दिया है धोखा। दुनिया से अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं रही। ये तुम्हें धोखा इसलिए लगता है कि अपने आदर्शों का बोझ उठाने की तुम्हें आदत नहीं। तुम मेरे कंधों का इस्तेमाल करती हो इसके लिए। आखिर तुम क्यों चाहती हो कि सारी जिंदगी मुझे दुनिया से शिकायत रहे? इसलिए कि इसी शिकायत की वजह से मैंने तुझसे प्यार किया था। वो प्यार नहीं, खुदगर्जी। तुमने मुझसे नहीं, अपने आदर्शों से प्यार किया। तुमने एक परछाई से प्यार की, एक पीली सी परछाई, और परछाइयां तो मिट जाती, रोशनी के आते। आखिर तुम क्यों चाहती हो कि सारी जिंदगी मुझे दुनिया से शिकायत रहे? इसलिए नहीं कि ये मुझे सूट करता है, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हें सूट करता है। मुझसे अब ये बोझ नहीं ढोया जाता। तुम्हारे आदर्शों को अपने कंधों पर ढोना मुझसे नहीं होगा। तुम्हारे आदर्श मेरे आदर्शों से अलग थे। अपने आदर्शों से प्यार करना और वैसे ही आदर्श रखने वाले किसी आदमी से प्यार करना, ये दोनों बातें अलग नहीं। इतनी अलग नहीं जितना कि तुम अब समझने लगे। क्रिस्टोफर कॉडवेल, रैल्फ फॉक्स, मैक्सिम गोर्की, इस घर में अब इनके लिए कोई जगह नहीं रही। किसी भी सपने के लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं रही। मैंने सपने देखना छोड़ दिया। ये मत कहो कि तुमने सपने देखना छोड़ दिया, ये कहो कि तुमने वैसे सपने देखना छोड़ दिया। हाँ, मैंने वैसे सपने देखना छोड़ दिया। उन सपनों के बगैर तुम मेरे लिए क्या रह जाओगे, तुम जानते हो? एक पति नहीं, बस एक प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं फिजिकली तो अवेलेबल रहूंगी मगर इमोशनली नहीं।
और तुम जानते हो ऐसी औरतों को क्या कहते हैं? याद है मैं तुमसे क्या कहा करती थी? मैं तुमसे कहा करती थी कि मैं जब भी तुम्हारे चेहरे की ओर देखती हूँ मुझे लगता है जैसे मेरी आत्मा बची हुई है। लेकिन आज लगता है जैसे ये चेहरा मेरी आत्मा को मार डालेगा। मुझे तो बचना ही होगा, मुझे तो बचना ही है। मैं जा रही हूँ। ये सब कुछ हमारे ही समय में होना था। इस समय को रुक जाना था, थके हुए युद्ध की तरह, और कच्ची दीवारों पर लटकते कैलेंडरों को प्रधानमंत्री का फोटो बनकर रह जाना था। मैं तुम्हें क्या सुनाने आया हूँ? गेस करो। हाय डेड इडियट, पापा ठीक हो गए। मेरे पापा ठीक हो गए। क्या? तुमने एकदम सही सुना है। मेरे पापा ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक। कैसे? ऐसे ही जैसे डॉक्टर ने बताया था। अचानक, एकदम अचानक। मैं उन्हें बिस्तर पर लेटा ही रहा था कि मुझे लगा कि वो मेरा नाम ले रहे हैं। सचमुच वो मेरा नाम ले रहे थे। शांतो, पापा के ठीक होती मैंने पहला काम क्या किया? मैं सीधा उस ब्लडी स्टेट मिनिस्टर और ट्राइबल वेलफेयर के पास गया और उसके मुंह पर कह दिया कि मैं अब उसकी फिल्म नहीं कर रहा। हाँ, और ये कहने के बाद मैंने अपनी जेब से उस फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट निकाला और फाड़ दिया। ऊंचा, झंडा ऊंचा। साथियों, ये तो थे हमारे वो साथी जो स्टेज पर थे। इसके परे भी हमारे बहुत सारे साथियों ने इस पूरे प्रोडक्शन में हमारा पूरा साथ दिया है, जिनके सहयोग के बिना ये शो, ये जिक्र यार फेस्टिवल पूरा नहीं हो पाता। तो मैं उन साथियों को भी स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। मैं जितने लोगों का नाम याद कर पा रहा हूँ या याद जो लिखा है उनका नाम ले देता हूँ। रिचा जी, हादी भाई, रेनू, विपुल, विनील, अनुराधा, अशोक, पिंकी, किरण, अहमद, सुप्रीत, विशाल भाई, पार्था, आलोक, अर्चना रावल जी, शक्ति और बाकी जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, प्लीज़ मंच पर आ जाएं। मैं अपने बाकी साथियों को जो म्यूजिक संचालन कर रहे थे, अरविंद आलोक जी, प्लीज़ मंच पर आ जाएं। लाइट पर थे मुरली बासा जी, आप भी आ जाएं।
हमारे इस शो के सहायक डायरेक्टर हादी भाई, डायरेक्टर के.एस. राजेंद्रन जी, जो किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं है, आज नहीं आ पाए, पूनम दी और काजिम भाई प्लीज मंच पर आ जाएंगे। पूनम दी और काजिम भाई। योगेश पांडे प्लीज मंच पर आ जाएं। काजिम भाई, पूनम दी प्लीज मंच पर आ जाएं। अल्ताफ, बहरूप के बाकी जितने भी साथी हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, प्लीज मंच पर आ जाएं। अर्चना जी, अर्चना जी आ जाइए। बिनिल भाई, फ्याज भाई का आगे, देवेंद्र चौबे जी प्लीज, नवीन जी, चौबे जी प्रोफेसर है सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस के। लाइट पर मुरली बासा जी, आप आगे तालुक जी, एक छोटी सी भेंट। ये लाइट पर थे हमारे मुरली बासा जी। हम डायरेक्टर सर को बहुत मिस कर रहे हैं, राजेंद्रन जी, वो नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से। दोस्तों, आप लोगों का जो सहयोग और जो मदद हमारे साथ बहरूप के साथ पिछले 20 वर्षों से रही है, इस कैंपस में ही नहीं बल्कि थिएटर की दुनिया में शाहिद अनवर साहब के साथ आप लोगों ने जिस तरह से बहरूप के साथ 20 साल का साथ दिया है। अगले 2 दिन और इस फेस्टिवल का है, ज़िक्र यार चलेगा। कल है सुमनवा का सपना, जिसके लेखक हैं शाहिद अनवर, और तनवीर अख्तर के निर्देशन में ये नाटक पटना की तरफ से कल खेला जाएगा। और परसों है शाहिद अनवर का नाटक B3, जो रायगढ़ इप्टा अजय आठले जी की हिदायत में, उनके निर्देशन में परसों खेला जाएगा। हमें उम्मीद है कि जैसे आज आप सब लोग आए हैं, कल और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बताएंगे और उनको भी आमंत्रण देंगे हमारी तरफ से, बहरूप की तरफ से, कि वो आएँ और इस नाटक को देखें। सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस की मदद से प्रोफेसर देवेंद्र चौबे और प्रोफेसर नवीन जी यहाँ मौजूद हैं, इनका बहुत सहयोग रहा है। अनवर पाशा साहब भी मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बराए करम तशरीफ़ लाएँ। चेयरपर्सन सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, बराए करम तशरीफ़ लाएँ आप। आप लोगों से एक और निवेदन है कि बहरूप आर्ट्स ग्रुप @gmail.com बहरूप का ईमेल आईडी है। आप जो लोग भी चाहें, बल्कि हमारा आग्रह है, हमारी गुजारिश है कि आप सब लोग उस पर अपने कॉन्टैक्ट्स और अपने मेल एक भेज दें हमें, ताकि आगे जो भी हम कुछ करें आप तक वो सूचना पहुंचा सकें, आप तक हम पहुंच सकें। मैं सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज और उनके चेयरपर्सन प्रोफेसर अनवर पाशा साहब का बहुत आभारी हूँ
कि इस फेस्टिवल को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत सहयोग रहा है। सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज का बहुत सहयोग रहा है, हमारे कल्चर कोऑर्डिनेटर का सहयोग रहा है, PRO का सहयोग रहा है और JNU का सहयोग रहा है, और सबसे ज़्यादा यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के साथी, यहाँ के जितने समस्त परिवार है JNU का, उनका पिछले 20 वर्षों से हमें सहयोग मिलता रहा है और आशा करते हैं कि आगे भी हमें ये सहयोग मिलता रहेगा। और इस उम्मीद के साथ कि कल फिर हम लोग 9 बजे इसी सभागार में, इसी ऑडिटोरियम में मिलेंगे सुपरनोवा का सपना देखने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।